मीडिया इस तरह हो गया है जैसे ढिंडोरचियों ने अपने नायकों का ढिंडोरा पीटा हो। भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब यह व्यापार बन गया है। साथियों, जय भीम। साथियों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे, यह समझेंगे कि वर्तमान में जो प्रिंट मीडिया, लीडिंग न्यूज़ चैनल्स या कहें कि जो मीडिया समूह है, मीडिया के मालिक हैं, पत्रकार हैं, वर्तमान में जो उनकी स्थिति है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी साख गिराई हुई है, क्या ये स्थिति सिर्फ आज रही है या पहले भी यही थी, या यह कहें कि हमेशा से ये ऐसे ही रहे हैं। साथियों, हम बात करेंगे लगभग 1945, उसके पहले 10-20 साल उसके पहले की, यानी लगभग 75 से 100 साल पहले के जो पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया था, मीडिया के मालिक थे, उनकी क्या स्थिति थी। क्या वे पहले बहुत अच्छे थे, निष्पक्ष थे, और आज निष्पक्ष नहीं रहे, या पहले से ही लगभग उनकी स्थिति ऐसे ही थी। जिस तरह से आज बहुत से लोग पत्रकारों के मुंह पे बोल देते हैं, उनके सामने बोल देते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आप सरकार की दलाली कर रहे हैं, आप देश की मुख्य घटनाएं, मुख्य मुद्दों को छोड़कर और व्यर्थ की बातें दिखाने में और सरकार का गुणगान करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज मीडिया ने अपनी साख गिराई हुई है, स्थिति यह है कि बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, पेपर खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी देश की घटनाओं के संबंध में जानकारी हमें सोशल मीडिया के द्वारा मिल ही जाती है। जो घटनाएं लीडिंग मीडिया नहीं दिखाता, वही घटनाएं पल भर में सोशल मीडिया के द्वारा आपके मोबाइल पर आ चुकी होती है, देश के हर कोने में पहुंच चुकी होती है और नागरिक उन सब घटनाओं से परिचित हो चुके होते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं जानने की। बाबा साहब ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जब प्रवेश किया, उस समय उनके द्वारा लिखे गए लेख से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता की दृष्टि से बाबा साहब का समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। सवर्ण समाज के धन्ना सेठों द्वारा ही सभी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी, जिनका उद्देश्य ब्राह्मण हिंदू हितों की रक्षा और उनका प्रचार प्रसार करना ही होता था, जिसका लोक कल्याण के महान उद्देश्य से दूर का भी नाता नहीं होता था। उनमें हमारे समाज की समस्याओं और प्राथमिकताओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता था। यानी इन पत्र पत्रिकाओं द्वारा अछूत पिछड़े वर्ग की जमकर उपेक्षा की जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जब यह अच्छी तरह समझ लिया कि सवर्ण समाज की पत्र पत्रिकाएं और पत्रकार हमारे पक्ष को कतई नहीं छापेंगे, तो उन्होंने एक महान योद्धा की तरह संकल्प लिया कि हमें स्वयं ही अपने सीमित
साधनों से समाचार पत्रों का प्रकाशन करना होगा। इसलिए उन्हें इस देश के मूक वर्ग की आवाज़ बनना पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रथम समाचार पत्र का नाम भी मूकनायक ही रखा। 31 जनवरी 1920 दिन शनिवार को मूकनायक पाक्षिक के प्रथम अग्रलेख संपादकीय में उन्होंने मूकनायक निकलने के औचित्य और प्रासंगिकता के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा था कि बहिष्कृत लोगों पर आज हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय पर योजनाबद्ध तरीके से दूर करने का विचार करना होगा। उसी के साथ भावी प्रगति तथा उसे प्राप्त करने के रास्ते की सच्ची जानकारी के संबंध में चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के लिए समाचार पत्र जैसी दूसरी जगह नहीं है, लेकिन मुंबई से निकलने वाले समाचार पत्रों को बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उनमें से अधिकतर पत्र किसी विशिष्ट जाति के हित को संरक्षित करते हैं। दूसरी जातियों की उन्हें परवाह ही नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी उन्हें ही नुकसान पहुंचाने वाली बातें भी उन पत्रों में दिखाई देती हैं। ऐसे समाचार पत्रों से हमारा कहना है कि समाज में यदि कोई एक जाति पतन की ओर जाती है, तब उसकी अवनति का कलंक दूसरी जातियों पर लगने से रोका नहीं जा सकता। समाज एक नाव की तरह ही है। जिस तरह किसी नाव में बैठकर सफ़र कर रहे होते हैं, यदि उस समय किसी यात्री के मन में जानबूझकर दूसरे यात्रियों को हानि पहुंचाने की इच्छा उठती है, तो इस तरह हानि पहुंचाने की नियत से उठी गड़बड़ी देखने लायक होती है। किसी यात्री ने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण यदि दूसरे के कमरे में छेद कर दिया, तो बोट दूसरों के साथ देर से ही सही स्वयं भी उसे ले डूबेगी, यानी उसे भी मरना पड़ेगा। उसी तरह एक जाति का नुकसान करने से प्रत्यक्ष ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी जाति को हानि पहुंचाने वाली जाति की भी हानि होना निश्चित है। यहाँ संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए स्वयं का हित साधने वाले समाचार पत्रों द्वारा दूसरों का नुकसान करके अपना हित साधने की मूर्खता हम लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बुद्धिवाद को मानने वाले समाचार पत्र निकल रहे हैं, इसे खुशमती समझना चाहिए। दीन मित्र, जागरूक, डेक्कन रैयत, विजयी मराठा, ज्ञान प्रकाश, सुबोध पत्रिका आदि समाचार पत्रों में बहिष्कृत समाज के प्रश्नों की चर्चा लगातार की जाती है, लेकिन ब्राह्मणेतरों के आडंबर के नाम पर अनेक जातियों के प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। उन पत्रों में बहिष्कृत समाज के प्रश्नों पर सभी अंगों से ऊहापोह करने की जगह मिलना कठिन है। यह साफ दिखाई देता है बहिष्कृत लोगों की अत्यंत दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए एक स्वतंत्र समाचार पत्र होना चाहिए। इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी कमी को दूर करने के लिए इस समाचार पत्र मूकनायक का जन्म हुआ है। केवल अछूतों के हितों की रक्षा पर चर्चा करने के लिए सोमवंशी मित्र, हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक आदि पत्र पत्रिकाओं ने जन्म लिया था और वे नष्ट हो गए। फिलहाल चल रहा है मूकनायक, अभावग्रस्त दिनों से गुजर रहा है। यदि पाठकों ने उचित तरह से प्रोत्साहित किया तो मूकनायक बिना लड़खड़ाए ही स्वजनों के उद्धार का महत्वपूर्ण कार्य करते हुए बहिष्कृत समाज को रास्ता दिखाएगा। यह आश्वासन देता हूँ, यह आश्वासन अनुभव पर झूठा ना उतरे, इस गारंटी के साथ अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूँ। आज हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाजोत्थान कार्य का अभियान चलाया था। उन्होंने एक के बाद एक 5 समाचार पत्रों का संचालन प्रकाशन किया। इनके नाम है मूकनायक पाक्षिक, जो जनवरी 31 से सन 1920 से आरंभ हुआ। दूसरा था बहिष्कृत भारत, जो 3 अप्रैल 1927 से आरंभ हुआ। तीसरा समता, 29 जून 1928 से। चौथा जनता, 24 नवंबर 1930 से। और 5वां प्रबुद्ध भारत, जो 4 फरवरी 1956 से आरंभ हुआ, जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के पश्चात भी आज तक भी प्रकाशित हो रहा है। आर्थिक अभाव और अन्य कठिनाइयों के कारण वे अपने विचारों और आंदोलन के वाहक इस समाचार पत्रों को निरंतर प्रकाशित करते रहने में विफल होते रहे और वे अपनी भावनाओं पर बहुत मुश्किल से काबू पाकर इन अखबारों का प्रकाशन बंद भी करते रहे। मगर एक वीर पराक्रमी योद्धा की भांति फिर साहस और उत्साह जुटाते और फिर से दूसरे नाम के साथ अपना समाचार पत्र के प्रकाशन का काम आरंभ कर देते। उनकी समाचार पत्र प्रकाशन की यात्रा मूकनायक से आरंभ हुई और बहिष्कृत भारत, समता, जनता समाचार पत्रों से होते हुए प्रबुद्ध भारत तक पहुंची। मूकनायक से प्रबुद्ध भारत तक की यात्रा का बहुजन आंदोलन के संघर्षपूर्ण इतिहास में बहुत ही महत्व है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता और अन्य लेख कार्य के माध्यम से इस देश में शूद्र अछूत समाज को यह एहसास दिलाया कि आप हमेशा से दीनहीन अवस्था में नहीं रहे, अपितु एक समय ऐसा भी था जब हम इस देश के शासक थे। हमारे पुरखे बहुत सदाचारी और शीलवान थे, जो केवल लोक कल्याण का काम ही करना जानते थे। यही इनकी महानता थी। मगर जो स्वकेंद्रित स्वार्थी तत्व हमारे पुरखों बौद्ध मौर्य सम्राटों की महानता का और उनके शील सदाचार का सामना नहीं कर पाए, उनका समाज में सम्मान कम हो गया। उन्हें जब दान और सम्मान मिलना बंद हो गया तो बजाय इसके कि वे हमारे महान पुरखों की महानता को और अधिक महान बनकर पिछाड़ते, वे हिंसक षड्यंत्रों के द्वारा हमारे महान पुरखों को ठिकाने लगाने के काम में जुट गए। यह इतिहास हमारे समाज को केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रकारिता और लेखन के कार्य द्वारा ही ज्ञात हो सका। इससे यह कमाल हुआ कि सदियों मृत प्रायः व सुप्त समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे यह समाज अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। आज हमें जो कुछ भी सुख सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हुआ है, वह केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षों और उनकी अकूत विद्वता का ही परिणाम है। एक समय ऐसा भी आया जब बाबा साहब ने यह सोचना आरंभ किया कि बेशक समाचार पत्रों और साहित्य लेखन प्रकाशन का समाजोत्थान के कार्य में बहुत अधिक योगदान है, पर धनाभाव के कारण इस कार्य को लंबे समय तक जारी रख पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। इसलिए उन्होंने पेट में पट्टी बांधकर और बहुत परिश्रम के साथ साहस जुटाकर यह निर्णय लिया कि जब तक खुद अपना मुद्रणालय यानी प्रेस स्थापित नहीं करते, तब तक प्रकाशन कार्य में स्थिरता नहीं आ सकती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने
दादर कॉलोनी के नज़दीक परोल में किराए की एक जगह में भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1945 में की। इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ ही बाबा साहब ने निर्णय लिया कि पूना पैक्ट के द्वारा हमारे साथ जो छल हुआ है, यानी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने अछूत विरोधी आचरण के द्वारा इस पैक्ट की धज्जियां उड़ानी आरंभ कर दी थी। पहले तो बाबा साहब अछूतों के विरोध में कांग्रेस जनों द्वारा भयंकर अत्याचारों का नंगा नाच देखते रहे और कांग्रेस के कानों तक इस कृत्य के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, मगर बाबा साहब के विरोध करने पर भी कांग्रेस के सवर्ण कर्णधारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। तो वे कांग्रेस के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से तंग आ गए। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने बम्बई चुनाव में खड़ी हुई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से फेडरेशन के उम्मीदवारों को हरा दिया गया और तो और कांग्रेसियों द्वारा फेडरेशन की करारी हार पर बम्बई भर में जश्न भी मनाया गया। कांग्रेसियों में खुशी और उत्साह का वातावरण छा गया। इस दयनीय पराजय से बाबा साहब का सब्र करने का साहस टूट गया। लिहाजा मजबूर होकर बाबा साहब ने कांग्रेस की अछूत विरोधी मानसिकता का दुनिया के सामने भंडाफोड़ करने के लिए एक युक्ति युक्त ग्रंथ लिखने का निर्णय लिया। कई वर्षों के सतत प्रयास और परिश्रम के उपरांत बाबा साहब ने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया इस नाम से एक ग्रंथ की रचना कर डाली। इस ग्रंथ का प्रकाशन बाबा साहब द्वारा स्थापित भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस द्वारा ही किया गया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद गांधी और कांग्रेस के नेताओं की हालत बहुत पतली हो गई, जिस कारण वे बाबा साहब पर आग बबूला हो गए। अतः 1946 में एक दिन सुबह सुबह यानी 5 बजे कांग्रेसी गुंडों ने भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी। कांग्रेस से वैचारिक स्वतंत्रता के तहत प्रकट किए गए नीरछीर विचार सहन नहीं हो गए, जिससे दुनिया के सामने कांग्रेस का फांसीवादी चेहरा बेनकाब हो गया। गांधी जैसे महात्मा और अछूतों का सरपरस्त होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी की पोल खुल गई। इस बात से बौखलाकर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध कांग्रेस ने एक अभियान छेड़ दिया। उन्हें गालियां दी जाने लगी, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया, उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस की जगह के मालिक ने बाबा साहब को बुलाकर कहा कि आप मेरी जगह खाली कर दो, आपके कारण हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। लिहाजा बाबा साहब अपना भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस वहां से दादर स्थित गोकुलदास पास्ता रोड पर ले आए, जहां पर आजकल डॉक्टर अंबेडकर भवन बना हुआ है। साथियों, दूसरा लेख हम लेते हैं बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक रानाडे, गांधी और जिन्ना से। उसमें बाबा साहब लिखते हैं, कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब यह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। वह सार्वजनिक नीति के उस निश्चय पथ को प्रस्तुत करे जिसे वह समाज के लिए हितकारी समझे। चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर हो, उसकी परवाह न किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े जिन्होंने गलत अथवा उजाड़ पथ का अनुसरण किया है। बाबा साहब लिखते हैं,
और ये आज के दौर के मीडिया पर भी बिल्कुल फिट बैठती है कि मीडिया इस तरह हो गया है जैसे ढिंडोरचियों ने अपने नायकों का ढिंडोरा पीटा हो। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाई गई है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने में नहीं आई जैसी कि आज चल रही है। यानी मीडिया उस दौर में भी ऐसे ही थी और आज में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि नायक पूजा के नाम पर मीडिया ऐसी हो गई है जैसे ढिंडोरचियों ने अपने नायकों का ढिंडोरा पीटा हो। लेकिन उस समय भी बाबा साहब ने लिखा था कि मुझे प्रसन्नता है कि आदर योग्य कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उनकी बातों को सदा ही अनसुना ही कर दिया जाता है। आज भी कुछ पत्रकार हैं ऐसे जो निष्पक्ष पत्रकारिता हमेशा ही देते रहे हैं और बिना भय के आज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वे आज भी बहुत कम हैं। लगभग 75 साल पहले भी बहुत कम थे। यह स्थिति हमेशा से ही मीडिया में बनी रही है। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है उसके कुछ प्रमुख अंश आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, आपकी जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो। तो यदि आपको मेरा यह प्रयास ठीक लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने इस कार्य में और आगे बढ़ सकूं, आपके लिए और अच्छे लेख बाबा साहब द्वारा जो उन्होंने लिखा है उसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद।